बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट प्रिपरेशन, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नई चीज। हालांकि नई भी नहीं है, पुरानी होनी चाहिए क्योंकि ये रिक्वायर्ड थी। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए, हमारे पास इश्यूज आए कि सर पेपर बहुत नजदीक आ गया है, कुछ ऐसा टॉपिक बताइए जो इंपॉर्टेंट हो नीट के लिए। किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करें, किस तरीके से जो एक साल की मेहनत है उसको हम आगे लेके जाएं। मैं आपको वास्तविकता बताता हूं कि सच में अगर आप बहुत सारे बच्चों से मिलोगे, सबसे पहले आप पैनिक हुए थे जब नीट की डेट आई थी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा टाइम, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन ठीक उसके बाद जब आपने पेपर दिए तो बहुत सारे बच्चों के केस में यह हुआ कि सर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, या जब हम मेहनत करते तो हमारे मार्क्स डिक्रीज हो गए, हम कैसे उनको इंक्रीज करें। तो भाई अब हमारे पास वो टाइम आ गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉग्नाइज करने का कि चैप्टर का कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है, कौन सा पार्ट बाद में पढ़ना है, और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करना है, और दिमाग के अंदर जो भी पैनिकनेस है उसको दूर कैसे करना है। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चे जो है इस चैप्टर से घबराते हैं कि सर मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, एंड टाइम में आपको एक ही काम करना है। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पार्ट अगर आप उठाओगे, बिल्कुल बेसिक पार्ट आप उठाओगे, वो होगा परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। जैसे मान लीजिए कोई आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। फॉर्मूला आप जानते ही हो कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं उसके हिसाब से उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक मास से, और डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100 से। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन करते करते में एक छोटा सा पार्ट भूल जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं। आपको याद होगा बेटा लीबिग मेथड के बारे में, कैरियस मेथड के बारे में, कि भाई कार्बन का एस्टिमेशन हम कौन से मेथड से करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के जो फॉर्मूलेज हैं, भले ही आपको न्यूमेरिकल ना है, भले ही आपको फॉर्मूला याद ना हो, लेकिन आप ये याद रखना कि भाई कार्बन का, हाइड्रोजन का जो है वो लीबिग मेथड से एस्टिमेट होता है, और भाई क्लोरीन मतलब हेलोजेंस का, बाकी अदर्स का हम कैरियस मेथड से करते हैं। तो इस तरीके जो एस्टिमेशन है ये आपको रिलेट करके चलने मोल कॉन्सेप्ट से। फिर उसके बाद जब आप दूसरा टॉपिक उठाओगे तो वो होना चाहिए आपका मोल कॉन्सेप्ट, यानी कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी आपको पता होना चाहिए कि मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय मोलर अब क्या दो नंबर ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले को इक्वेट करते हुए आप लोग क्या करेंगे भाई, मान लीजिए कोई आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में वो क्या हो सकता है कि किसी सब्सटेंस का मास देगा, किसी सब्सटेंस का थोड़ा मास देगा, और फिर कहेगा कि इसमें से इतने पार्टिकल हटा दिए तो बताओ अब कितने मोल बचे होंगे। यानी सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो गिवन मास होगा उससे आप मोल निकालोगे, फिर जो पार्टिकल रिमूव हुए उन पार्टिकल में फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में अवोगाद्रो कांस्टेंट, तो वहां से निकले हुए जो पार्टिकल होंगे उनके मोल आ जाएंगे। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो भाई आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगी कि भाई कितने मोल जो है बचे रह गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो टोटल मोल दे दे और भाई वो कहे कि थोड़ी देर बाद एस्केप आउट हो गए, अब इतने बचे हैं, तो बताओ कितने मोल बाहर गए होंगे। तो ये वाला पार्ट भी बेटा जी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए। एक और होता है यहां पर मॉलिक्यूलर मास। बेसिक मॉलिक्यूलर मास निकालना सभी जानते हैं, लेकिन एवरेज मोलर मास और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो आइसोटोप दिए होते हैं, उनमें उनका परसेंटेज दिया होता है कि क्लोरीन 35 नेचर में 75% पाया जाता है और भाई क्लोरीन 37 25% पाया जाता है। अब हमें बताना होता है कि ओवरऑल जो क्लोरीन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है। तो आप लोगों को याद होगा बेटा एक फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज ऑफ 1 इंटू में A1 प्लस परसेंटेज ऑफ 2 इंटू में A2 डिवाइड बाय आपके पास 100 करते थे, क्योंकि परसेंटेज के टोटल मोल्स हमारे पास 100 होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। जब आप ये वाला पार्ट कर लोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने पर, क्योंकि जो भी आप टॉपिक रिवाइज करोगे तो उसके कम से कम, मैं 20-50 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम आप 2 क्वेश्चन करके देखना ताकि टॉपिक बना रहे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास एक नया टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा कंसंट्रेशन टर्म।
अगर आप नीट के सच्चे बच्चे हो तो आपको कंसंट्रेशन टर्म के हर एक फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसमें चाहे मोलैरिटी हो, उसमें चाहे मोलैलिटी हो, उसमें चाहे मोल फ्रैक्शन हो, उसमें चाहे स्ट्रेंथ हो, उसमें चाहे नॉर्मेलिटी हो, उसमें चाहे वेट बाय वेट परसेंटेज हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, या डेंसिटी ही क्यों ना हो, हर एक का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि नीट का पहली चीज ये होगी कि आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी चीज, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म में आपके पास डाइल्यूशन के क्वेश्चन आ सकते हैं या मिक्सिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपको गिवन होगी, फिर वो क्या करेगा, उसका डाइल्यूशन करेगा। डाइल्यूशन का मतलब पानी को ऐड करेगा और उसके बाद एक फाइनल सॉल्यूशन बनाएगा। या तो वो फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम देकर पूछेगा कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि फाइनल सॉल्यूशन की वो मोलैरिटी देकर वॉल्यूम पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है, फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम इतनी है, बताओ कितना पानी ऐड किया होगा। उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि V1 यानी पहले वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको पता थी, फाइनल वाले की भी आप निकाल लोगे M1 V1 बराबर M2 V2 से। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो भी V2 आएगी उससे आप V1 को माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा बेटा वो होगा आपके पानी का। यानी वहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा जाता है, और ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई कंसंट्रेशन टर्म्स में। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे, ठीक है, लास्ट ईयर में भी अगर आप जाओगे तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है कि भाई यहां से क्वेश्चन तो बनना बिल्कुल जायज है। अब धीरे धीरे जब आपकी कंसंट्रेशन खत्म, मतलब कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट आएगा कि सर अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे मान लेते हैं मोलैलिटी बराबर 1000 इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तीनों कठिन कठिन रिलेशन। अगर किसी बच्चे को वो रिलेशन याद है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ये रिलेशन भूल जाता है, उसको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, और कंसंट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन से रिलेटेड, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है द बाहुबली बॉक्स मेथड। ठीक है, बाहुबली बॉक्स मेथड हो सकता है कि फिजिकल मैंने आपको ना पढ़ाई हो, ठीक है, या किसी दूसरे बैच में पढ़ाई हो, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा उस मेथड को सीखना चाहता है या जानना चाहता है कि सर हम उसको कैसे एनहेंस करें, उसमें कैसे माहिरता हासिल करें, तो YouTube पे बिल्कुल फ्री में पड़ा हुआ है बेटा, रफ्तार बैच आप डालेंगे, रफ्तार बैच में मोल कॉन्सेप्ट आपके पास टॉपिक होगा, उसके अंदर आप देखोगे कंसंट्रेशन टर्म में, और वहां पर आप बाहुबली बॉक्स मेथड को पढ़ सकते हो। जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको यह लगेगा कि सर इस मेथड से तो ऐसा हुआ कि कोई भी रिलेशन आपको हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस जो भी है उस बॉक्स में रखो, आंसर लेके आओ। और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है कि जो वॉल्यूम दे नहीं रखी होती हमें, या भाई कोई डेटा हमें दे नहीं रखा होता और हमें उसकी जरूरत होती है, तो उस बॉक्स से वो सारे बेटा डेटा भी निकल जाते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। चलो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ भी लिया, अब आगे क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी इसमें इडियोमेट्री। अब इडियोमेट्री का अगर लेवल की बात करें तो इडियोमेट्री का बहुत अच्छा लेवल भी हो सकता है, पर हमें ध्यान रखना है कि हमें नीट का पेपर देना है, आईआईटी एडवांस का नहीं देना है। इसीलिए बेसिकली आपको एक फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि जब आपके पास इडियोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। और बैलेंसिंग आप एक ही तरीके से कर सकते हो, मतलब आसानी से, कि जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होंगे आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना, उधर CO2 बना देना, फिर आप वाटर बना देना। अब वहां पर एक फॉर्मेट यूज करना है CHO। CHO का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है, दूसरे नंबर पे आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो लास्ट में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इस फॉर्मेट को यूज करने के बाद आपके पास गैसेस होंगी या गैसेस हाइड्रोकार्बन होंगी। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अवगाद्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी वो भी कब? किसी गैस के लिए। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में गैसेस सब्सटेंस भी है, ठीक है, गैसेस सब्सटेंस भी है, और आपको पता है कि गैसेस सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। स्टोइकियोमेट्री जब आप देखते होंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर से 1 2 3 4,
वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक मोल इस रिएक्टेंट का एक मोल इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर इतने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे और उतने मोल दूसरे प्रोडक्ट के बनेंगे। उसी सेम फॉर्मेट में आप वॉल्यूम को भी या प्रेशर को भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। आप कह सकते हो कि इसका 1 ml इसके 1 ml के साथ रिएक्शन कर सकता है अगर 1 दिया हुआ है तो, और जो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री होगी उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि इतने ml ये प्रोडक्ट बनेगा और इतने ml ये प्रोडक्ट बनेगा। बेटा इस वाले जो रिलेशन है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इसमें गैसेस का और मोल कॉन्सेप्ट का एक मिला जुला कॉन्सेप्ट है। आप लोग जानते होंगे गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर एट एसटीपी द वॉल्यूम इज दिस, है ना भाई, एंड द वॉल्यूम इज दिस फॉर दिस, मतलब फॉर किसी भी गैस के लिए। उसके बाद या फिर एट एनटीपी, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 इनटू में नंबर ऑफ मोल्स लीटर में जो आता है रिलेशन, इसको यूज कब करें, एनटीपी में या एसटीपी में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन में चाहे एनटीपी दे रखा हो चाहे एसटीपी दे रखा हो, आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 इनटू में एन। कंडीशन यह है कि अगर वहां पर अलग से प्रेशर किसी दूसरी यूनिट में नहीं दे रखा है। अर्थ क्या हुआ इसके बाद का कि अगर किसी दूसरी यूनिट में नहीं दे रखा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि प्रेशर 1 atm माना गया होगा, और जब जब प्रेशर 1 atm माना जाता है तब क्या होता है, तब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 22.4 इनटू में एन लीटर में। ठीक है, अगर आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 11, ठीक है भाई, 22,400 इनटू में आपके पास एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर 22.7 भी तो हमने किसी बुक में पढ़ा है, वो कब लगाते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं से अलग से मेंशन्ड है कि प्रेशर को 1 बार कंसीडर करना है, या उन्होंने 1 बार माना हुआ है, बार भी एक यूनिट होती है ना प्रेशर की, तब जाके आपको वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 इनटू में एन लीटर वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो भाई मोल कॉन्सेप्ट के ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले थे, वापस से मैं बता देता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन सबसे पहले करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन को करने से आप लोग सिर्फ ये मत सोचना कि एनसीईआरटी वाले को कर लेंगे। एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि कार्बन का एस्टिमेशन लिबिक मेथड, हैलोजन का एस्टिमेशन या सल्फर का एस्टिमेशन कैरियस मेथड, आप उससे जोड़ के उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आप मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में अवगाद्रो कांस्टेंट। उसके बाद आप कंसंट्रेशन टर्म्स को छुएंगे, और कंसंट्रेशन टर्म्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या आ सकते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मैंने बताया कंसंट्रेशन टर्म्स में, वो था मिक्सिंग वाला, कि कोई सॉल्यूशन में कोई कुछ मिक्स कर देगा, पूछ लेगा फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, या कितना पानी ऐड किया था। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप देख लेना। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास गैसेस रिएक्शन होंगी। मैंने आपको बताया वॉल्यूम हो या फिर भाई प्रेशर हो, दोनों ही मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टोइकियोमेट्री अगर आपने जीवन में पढ़ी है तो भाई आप समझ जाएंगे कि जिस तरीके से हम 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं या इतने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं, उसी तरीके से गैसेस के लिए आप वॉल्यूम को और प्रेशर को भी चला सकते हैं। फिर मैंने आगे आपको बताया कि भाई एक और सिली मिस्टेक होती है जो जिससे हमें बचना है, वो है वॉल्यूम का वो फॉर्मूला जो एनटीपी पर या एसटीपी पर यूज करते हैं। आप चाहे एनटीपी लिखा हो या एसटीपी लिखा हो, आपको फॉर्मूला यूज करना है 22.4 इनटू में एन लीटर वाला, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं से अलग मेंशन है कि भाई हमें 1 बार दिया है, तब हमारी मजबूरी बन जाएगी 22.7 इनटू में एन, यानी वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 इनटू में एन वाला यूज करने का। तो आई होप ये गो थ्रू था मोल कॉन्सेप्ट का कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब ये दिमाग में नहीं आएंगे ना, सपोज करो कि ये दिमाग में नहीं आएंगे, तो हमारे माइंड में ये रहेगा कि यार मोल कॉन्सेप्ट में क्या था जो हमें पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या कि हम क्या पढ़े। तो ये वीडियो बेसिकली उस चीज के लिए बनाई गई है कि जब आप इस वीडियो को देखो तो आप उन सारे टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर पाओ जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, और वो चीजें आपके दिमाग में रहे। क्योंकि जब पेपर में आप बैठोगे तो ऐसा ना हो कि आप एब्सेंट माइंड हो जाओ कि भाई आप पेपर आपके सामने आया, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपको पता ही नहीं यार करूं क्या।
तो अभी आपको ये वीडियो लगेगी कि सर ये तो हमें पता था, लेकिन ये जाके आपके अंदर का जो डर है उसको खत्म कर देगी। तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव पीडब्ल्यू का अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।